हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम हरीश है और आप मेरे YouTube चैनल का नाम तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, एच से एजुकेशन। बच्चों, बात करें यूपी बोर्ड क्लास 10th की, तो मैं साइंस सब्जेक्ट को लेके आया हूँ। आपके पेपर में 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं वही आपकी सीरीज आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स का सोल्यूशन पूरा हो चुका है। बच्चों, आज मैं बायोलॉजी चैप्टर को शुरू करूंगा और यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो एक कॉपी लेके बैठिए और पेन से अच्छे से नोट करिए और एक दो बार रिवाइज करेंगे तो ये आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा और आपकी परीक्षा में इससे संबंधित ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर। बच्चों, बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहां से बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है बच्चों? जो पहला ऑप्शन है इसका कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपर्युक्त सभी। स्वपोषी किसे कहते हैं बच्चों? बच्चों, स्वपोषी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। सभी पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। तो स्वपोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है बच्चों? स्वपोषण के कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है, और जल भी आवश्यक होता है, ठीक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। स्वपोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये भी जरूरी है, इसके बाद क्लोरोफिल भी जरूरी है, इसके बाद सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, सभी ऑप्शन इसके क्या है? सही है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोफिल। बच्चों, बात करें क्लोरोफिल होता कहाँ पे है? तो आपके पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में कोशिकाएं होती हैं। पेड़ पौधों में क्या होता है? कोशिका होती है, कोशिका होती है और कोशिका में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में क्या होता है? कोशिका, कोशिका में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? क्वेश्चन पूछ रहा है क्लोरोफिल अवशोषित क्या करता है। तो बच्चों, ये अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा को। किसे अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा। क्लोरोफिल अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा को और प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पादपों में प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। पादपों में प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया क्या है? पहला जो ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण और तीसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण। प्रदूषण कम करते हैं। देखिए प्रदूषण कितना होता है, वाहनों के चलने से जो धुआं निकलता है और भी कई प्रकार का प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण कम करते हैं पेड़ पौधे। इसकी जो प्रक्रिया है वो है प्रकाश संश्लेषण। क्या प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण। हम आप सभी मिलकर प्रदूषण करते हैं और पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रदूषण को कम करते हैं और उसी प्रदूषण से ही वो क्या करते हैं? अपना भोजन पानी बनाते हैं और भोजन पानी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पित्त का संश्लेषण। पित्त का संश्लेषण कहां से होता है? क्वेश्चन नंबर 4 है। पित्त का संश्लेषण पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए पित्ताशय में होता है, फिर वृक्कों में होता है, या फिर यकृत में होता है, या फिर अमाशय में होता है। बच्चों, यहाँ पे बात हो रही पित्त की। आप में से अधिकतर लोग पित्त को देख के परीक्षा में पित्ताशय पे टिक मार देंगे, लेकिन पित्ताशय एकदम से गलत क्वेश्चन, गलत आंसर है। पित्त रस का जो संश्लेषण होता है बच्चों वो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? यकृत। बच्चों, यहाँ पे पित्त लिखा है, पित्त से पित्ताशय में जाने की कोशिश करोगे तो एकदम से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पित्त रस का जो संश्लेषण होता है या श्रावण होता है वो कहाँ होता है बच्चों? यकृत में होता है।
ठीक है। वृक्क जो है आपके, ये वृक्क ये उत्सर्जी अंग है। क्या होते हैं? उत्सर्जी अंग इन्हें कहते हैं। ठीक है, वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है। और आमाशय ये पाचन का एक हिस्सा होता है। पाचन की जो प्रक्रिया है वो आमाशय से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है बच्चों? यकृत। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या पूछ रहा है बच्चों। वही दूध के दांत जो बचपन में बच्चों के टूटते रहते हैं, टूटते हैं और फिर निकल आते हैं, टूटते और फिर निकल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो टोटल संख्या होती है मनुष्य में दांतों की वो कितनी होती है? 20। टोटल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। सॉरी, टोटल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या होती है बच्चों 20। ऑप्शन ए एकदम से सही हो जाएगा। दूध के दांतों की संख्या होती है 20। और ये जो है कुल संख्या, टोटल टोटल कितने दांत होते हैं? 32। ठीक है बच्चों, टोटल 32 और दूध के दांतों की संख्या 20। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है, यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? अभी पीछे क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं। तो यकृत क्या स्रावित करता है बच्चों? पित्तरस। क्या स्रावित करता है? पित्तरस। ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा, पित्तरस। यहाँ पे बात करें जठर रस की, तो जठर रस का स्रावण कहाँ पे होता है? आमाशय में होता है। कहाँ पे होता है? आमाशय में होता है। ठीक है, और लार आपके मुख में होती है, मुख गुहा से ही आपका पाचन शुरू होता है। ठीक है, तो यकृत स्रावित क्या करता है? क्या करता है बच्चों? पित्तरस। ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे कहेगा जठर रस। जठर रस का स्रावण कहाँ से होता है? जठर रस, ये जठर रस की बात कर रहा है। तो जठर रस की अगर हम बात करें बच्चों, जठर रस यकृत, यकृत से क्या स्रावित होता है? अभी पीछे हम बात कर चुके हैं, पित्त रस। क्या होता है? पित्त रस। पित्त रस जठर रस से होता है। जठर रस यहाँ पे है, यकृत से पित्त रस हो गया। जठर रस बच्चों अमाशय से स्रावित होता है। कहां से? अमाशय से। ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा, अमाशय। ठीक है, तो जठर रस का स्रावण कहां से होता है बच्चों? अमाशय से होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा विटामिन का जोड़ा जल में घुलनशील है? विटामिन की बात कर रहा है और कह रहा है जल में घुलनशील। बच्चों बात करें विटामिन की, तो विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका विटामिन होता है वो होता है जल में घुलनशील। ठीक है, और जो दूसरा विटामिन होता है वो होता है आपका वसा में घुलनशील। दो प्रकार के आपके विटामिन होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो यहाँ पे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया? जल में घुलनशील। तो ऑप्शन है ए और बी, बी तथा सी, सी तथा के, या बी तथा डी। तो जल में जो घुलनशील विटामिन का जोड़ा है वो है ऑप्शन बी में बी और सी। ये बी और सी, बी और सी दो विटामिन ऐसे हैं, दो विटामिन का जोड़ा है ये कहाँ घुलनशील है बच्चों? जल में घुलनशील है। कहते हैं जल, जल का मतलब होता है पानी, और कहते हैं गई भैंस पानी में। क्या कहते हैं? गई भैंस पानी में। तो भैंस का मतलब होता है बी और सी, ऐसे आप डिनोट कर सकते हो याद करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये तुम्हारा सही हो जाएगा, बी और सी। बच्चों जो आपके और बचते हैं ए और डी और ई और ए, ये बनता है एडेक। ये जो चार प्रकार, ये जो तुम्हारे चार विटामिन है बच्चों, ये कहाँ घुलनशील है? ये वसा में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ये चार विटामिन बच्चों आपके वसा में घुलनशील हैं। और जल में घुलनशील विटामिन दो हैं, बी और सी। क्लियर है बच्चों? दो तरह के विटामिन होते हैं आपके, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? लार ग्रंथियों की संख्या पूछ रहा है बच्चों, कितनी होती है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ए ऑप्शन में 2 जोड़ी है, फिर बी ऑप्शन में 3 जोड़ी है, फिर 4 जोड़ी है, फिर 5 जोड़ी है। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? लार ग्रंथियों की संख्या बच्चों, जो इसका राइट आंसर है वो है 3 जोड़ी। क्या है? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 3 जोड़ी होती है। ये हमेशा जोड़ी में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 जोड़ी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। 10 क्या कह रहा है? मनुष्य में सामान्य रक्तदाब, स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ मतलब इसे कोई तरह की बीमारी नहीं है, कोई तरह की बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ होगा। और स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब होगा, रक्तदाब का मतलब होता है बच्चों ब्लड प्रेशर, कहते हैं बीपी। क्या कहते हैं? बीपी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है? यहाँ पे 140 से 90 है, 140 से 100 है, 120 से 80 है, या फिर 180 से 85 है? बताइए।
तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो ब्लड प्रेशर है बच्चों वो होता है 180 से लेके 120 से लेके 80 तक होता है। यानी 80 अगर है तो वो आपका न्यूनतम होता है और 120 जो होता है वो क्या होता है, वो अधिकतम होता है। 80 से लेके 120 तक के अगर ब्लड प्रेशर है तो वो सामान्य रहेगा, ठीक है, मनुष्य स्वस्थ रहेगा। अगर 120 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और अगर 80 से नीचे जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो 80 से लेके 120 तक होना चाहिए तो वो सामान्य स्थिति होती है, वहां पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। 80 से कम जाएगा तो लो हो जाएगा और 120 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा, 120 और 80। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम, ये आ गया जाइलम। तो जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम पादप यानी पेड़ पौधों में होता है जाइलम। ऑप्शन क्या है, भोजन का स्थानांतरण, फिर क्या है जल का परिवहन है, फिर क्या अमीनो अम्ल का स्थानांतरण, फिर है ऑक्सीजन का परिवहन। जाइलम बच्चों, यहाँ पे जाइलम जो लिखा है हम इसका जा और ला मिला के हम बना सकते हैं जल। क्या बना सकते हैं, जल। तो जो जाइलम है वो क्या करता है बच्चों, जल का परिवहन करता है। तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे लिखा है जल का परिवहन। तो पेड़ पौधों में जो जाइलम का कार्य होता है वो क्या होता है, जल का परिवहन होता है। ठीक है, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है, फ्लोएम। ठीक है, एक जाइलम, तो जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। और जो ये फ्लोएम होता है ये बच्चों क्या करता है, खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, स्थानांतरण। ठीक है, यहां पे जाइलम तो जल का परिवहन करेगा और फ्लोएम किसका करेगा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शुद्ध रुधिर की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है बच्चों, आपका दिल होता है, सॉरी दिल नहीं होता है, दिल तो सिर्फ आशिकों के पास में होता है, हमारे पास हृदय होता है। तो हृदय में रक्त होता है, तो हृदय से पूरे शरीर में कौन ले जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सिराएं है, महाशिरा है, दाया निलय है, या फिर महाधमनी है। ठीक है, तो महाधमनी ये है शुद्ध रुधिर। तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है बच्चों, महाधमनी ले जाती है। क्या ले जाती है, महाधमनी। महाधमनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूरे शरीर में जो आपका ब्लड है उसको ले जाने का काम कौन करता है, महाधमनी। तो जब पूरे शरीर में ब्लड चला जाएगा तो वापस हृदय के पास कौन लाएगा, तो ये जो महाधमनी है ये क्या करती है, ये ऊपर से ले जाके नीचे तक ले जाती है और फिर नीचे से ऊपर की तरफ कौन लाता है, तो ये जो सिराएं होती हैं बच्चों, सिराएं ये क्या करती हैं, रक्त को पूरे शरीर से उठा के किसके पास लाती हैं, हृदय के पास लाती हैं। ठीक है बच्चों, हृदय के पास लाती हैं। महाधमनी का काम क्या है, शरीर में विभिन्न भागों में हृदय को ले जाना, और सिराएं क्या करती हैं, विभिन्न भागों से रक्त को वापस हृदय के पास में ले आती हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है रुधिर को कितने समूह, रुधिर के कितने समूह होते हैं, समूह कितने होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं? ऑप्शन 2, 4, 6, 8। ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है यहाँ पे, समूह, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कितने होते हैं बच्चों? बच्चों ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। तो जो पहला होता है वो होता है ए, दूसरा होता है बी, और जो तीसरा होता है वो होता है ए बी, और जो चौथा होता है वो होता है ओ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 समूह होते हैं ब्लड के, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। बच्चों ये जो ए बी है, ये ए बी, ये क्या होता है, इसे कहते हैं सर्वग्राही। क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। ये सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही का मतलब होता है ये सभी से ले सकता है, ब्लड को सभी से ले सकता है। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, ये ओ, इसे कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं? सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब होता है ये सभी को ब्लड दे सकता है, अपना ब्लड सभी को दे सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता होता है। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है? सर्वग्राही होता है। तो ब्लड के कितने समूह होते हैं बच्चों? तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या सही हो जाएगा?
4 सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग। रक्त कैसा होता है बच्चों? ब्लड कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन देखिए, हीम, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन सी और पोटेशियम। बच्चों ये जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी का जो नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है और वजन में कमी हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो लाल रंग बच्चों एक पदार्थ होता है हिम। क्या होता है? हिम। हिम से हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, तो हिम पदार्थ जो होता है उसी के कारण आपका जो ब्लड है वो क्या होता है? लाल हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हीम। हीम पदार्थ के कारण, क्या हीम की उपस्थिति के कारण जो आपका ब्लड है वो कैसा होता है? रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? ये विटामिन सी का जो नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल भी आपको मिलेगा देखने को। इसकी कमी से बच्चों स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मनुष्य में वृक्क, वृक्क यानी किडनी, वृक्क यानी किडनी। तो आपकी जो किडनी होती है, किडनी, ठीक है, वृक्क, ये किस तंत्र से संबंधित है? कह रहा है किस तंत्र से संबंधित है? पोषण से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है, या परिवहन से संबंधित है? बच्चों हम अभी पीछे आपको बता चुके हैं जो वृक्क होते हैं वो क्या होते हैं? उत्सर्जी अंग होते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है जो बेकार की चीजें होती हैं वो शरीर से बाहर निकालने का काम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो वृक्क जो है वो क्या करता है? मूत्र का निर्माण करता है और उसे शरीर से बाहर निकालता है। तो वृक्क किससे संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन बी में लिखा हुआ है उत्सर्जन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा, उत्सर्जन। किडनियां जो है आपकी कितनी होती है बच्चों? किडनी 2 होती हैं, 4 होती हैं? कितनी होती है? 2 किडनी होती है। ठीक है, 2 किडनी होती है। एक शराब पी के खराब करो और दूसरे से काम चलाओ। क्यों? 2 किडनी होती हैं और ये उत्सर्जन का काम करती है, मूत्र का निर्माण करना और उसे शरीर से बाहर ले जाना। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यूरिया को अमोनिया में बदल देता है। यूरिया को अमोनिया में, बच्चों ये ध्यान देना, अगर यूरिया को अमोनिया में ना बदला जाए, अगर आपके शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया आती है, खान पीन है आजकल हर जगह पे यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है, गेहूं उगाने में, धान को उगाने में, जितनी भी फसलें होती हैं यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यूरिया का अगर यूरिया को बदला ना जाए अमोनिया में, किसमें ना बदला जाए? अमोनिया में, तो एक रोग हो जाएगा गठिया। कौन सा रोग हो जाता है बच्चों? गठिया रोग हो जाएगा आपको। तो गठिया रोग हो जाता है। अगर यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन ना हो तो गठिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित कौन करता है? तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है यकृत। क्या है? यकृत। यकृत क्या करता है? यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यकृत। ठीक है, यकृत क्या करता है बच्चों? पित्त का निर्माण भी करता है। किसका करता है? पित्त या पित्त रस। ठीक है, पित्त रस का श्रावण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। और यकृत का ही कार्य क्या है? यूरिया को अमोनिया में बदलने का। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है मूत्र का निर्माण। देखिए अभी आगे, अभी मैं पीछे बता रहा था आपको, क्वेश्चन नंबर 17, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में होता है। ठीक है, यकृत में क्या होता है? यकृत आपका क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो 17 क्वेश्चन है, 17 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 18। 18 में क्या है? मानव में पाचन कहां से प्रारंभ होता है? पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? ग्रसिका से प्रारंभ होती है, मुख से होती है, छोटी आंत से होती है, या फिर यकृत से होती है? पाचन कहां से शुरू होता है बच्चों? हम मुंह में खाते हैं, तो मुंह में जैसे ही बच्चों भोजन आपका लार में मिलता है वहीं से पाचन क्या होता है? शुरू हो जाता है। तो मुख से शुरू होता है, मुख, मुख, मुख में क्या होता है बच्चों? लार। क्या होता है? लार। तो जैसे लार में मिलता है वहां से पाचन क्या होता है? शुरू हो जाता है।
मुख के बाद कहाँ आता है बच्चों? ग्रास नली में आता है। कहाँ आता है? ग्रास नली में। ग्रास नली में आता है। मुख में, मुख से फिर कहाँ आएगा? ग्रास नली में आएगा। ग्रास नली के बाद कहाँ आएगा बच्चों? अमाशय में आएगा। अमाशय के बाद कहाँ आएगा बच्चों? छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत से फिर कहाँ जाएगा बच्चों? बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से बाद में फिर कहाँ चला जाएगा? फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो मुख से पाचन शुरू होता है। मुख के बाद कहाँ जाएगा? ग्रास नली, इसको ग्रसनी भी कहते हैं। फिर अमाशय में जाएगा। अमाशय के बाद फिर कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत से फिर कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। और फिर बड़ी आंत से क्या होगा बच्चों? बाहर निकल जाएगा गुदा द्वार के द्वारा। क्लियर है? तो जो आपका पाचन शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। मुख कहते हैं इसे मुख गुहा भी कहते हैं। मुख गुहा भी कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो मुख से, मुख के बाद में ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में फिर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे पूछा जा रहा है शरीर के ताप का नियमन। ताप यानी क्या होता है? हीट। हीट जो होती है आपके शरीर की गर्माहट, उसका नियमन कौन करता है? यहाँ पे है फेफड़े। फेफड़े तो आपके श्वसन से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? श्वसन से। श्वसन मतलब सांस लेना। और त्वचा आपकी होती है जो बाह्य आक्रमण से बचाती है, अनेक रोगों से रक्षा करती है। फिर है रक्त, और फिर है वृक्क। वृक्क हमने बताया बच्चों आपको, ये उत्सर्जी अंग है। क्या है? उत्सर्जी अंग है। वृक्क है आपके उत्सर्जी अंग। ठीक है, तो शरीर के जो ताप का नियंत्रण होता है बच्चों, वो रक्त से होता है। किससे होता है? रक्त से होता है, ब्लड से होता है। किससे होता है? ब्लड से। तो ब्लड क्या करता है? आपके शरीर का जो ताप है उसका नियंत्रण करता है। क्लियर है? आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में क्या कह रहा है? मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? यहाँ पे ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में है 5 से 8 सेंटीमीटर, 15 फीट। 15 फीट तो होता नहीं, तो ये लगभग 20 से जो 22 फीट होता है, ये तो होती है छोटी आंत। क्या होती है? छोटी आंत। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? लगभग 20 से 22 फीट होती है। तो ये जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत भी आपकी किससे संबंधित है? पाचन से संबंधित है। और जो ग्रास नली है, ग्रास नली भी किससे संबंधित है? पाचन से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? तो ग्रास नली की जो लंबाई होती है बच्चों, वो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 25 से 30 सेंटीमीटर, एकदम तो सही हो जाएगा। ग्रास नली की जो लंबाई है बच्चों, वो कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। छोटी आंत की लंबाई पूछेगा तो 20 से 22 फीट होती है। क्लियर है? 20 से 22 फीट यानी लगभग 7 से 7.5 मीटर के आसपास। क्लियर है? तो ये आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो गए। तो ये बायोलॉजी का पहला लेसन था, जैव प्रक्रम। उम्मीद है आप सभी को बढ़िया लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। कॉपी पे नोट कर लीजिए और टाइम टू टाइम एक आध दो बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाएगा। उम्मीद है इससे बाहर आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसके बाद सेकेंड और थर्ड लेसन और भी आने वाले हैं, जल्दी आपको बोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।